ठीक है, अभी बताइए कौन कौन सी फसल है आपकी? गन्ना है, और गेहूं है, और धान है, और आलू है, और सरसों है, और हाँ चना मसूर है, और मेंथा भी है, और मटर है, और बस हो गए? बस हो गए? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, लिखिए वर्षाकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन सभी मौसमी फसलें, सभी मौसमी फसलें। उसमें सब कुछ आया, धान आया, गेहूं आया, है ना, सरसों आया, चना आया, मूंग आया, उड़द आया, सभी आया। जितनी भी फसलें आप लेते हैं, असिंची सिंची सभी मौसमी फसलें। नंबर 1, भूमि की गहरी जोताई मत करे, हल्की जोताई करे। पूर्व फसल के अवशेष चुनकर संकलित करें और एक कोने में आच्छादन के लिए ढेर लगा दे। भूमि को कड़ी धूप में सुखाइए। अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ 200 किलो घनजीवामृत 1 एकड़ जगह में समान रूप में छिड़क दे और मिट्टी में मिला दे। अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे। अगर संभव है तो बारिश आने के उपरांत अंकुरित होकर ऊपर आए हुए खरपतवार को जोताई से मिट्टी में मिला दे, ताकि आगे खरपतवार की समस्या गहन न हो। नंबर 2, देशी बीज ही लगाइए, उन्नत बीज नहीं लगाना है। रासायनिक कृषि में देशी बीज की उपज संकर बीजों से कम मिलती है, लेकिन शून्य लागत खेती में ठीक उल्टा होता है। माने देशी बीजों की उपज संकर बीजों से ज्यादा मिलती है, ज्यादा मिलती है। मैंने कल बताया था ना कि बासमती को कितना भी रासायनिक खाद डाले, आपको प्रति एकड़ 12 क्विंटल के ऊपर उपज नहीं मिलती। लेकिन 0 बजट खेती में वही बासमती, देहरादून बासमती या पाकिस्तानी बासमती 18 से लेकर 24 क्विंटल उत्पादन दे रही है 0 बजट में। कितनी? दुगुनी। बंसी गेहूं कभी भी 6 क्विंटल के ऊपर उपज नहीं देती, लोकल देशी, कितना भी रासायनिक खाद डाले। 0 बजट खेती में 18 क्विंटल तक गई है। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया है कि 0 बजट खेती में देशी बीजों का उपज संकर से कितना मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो संकर बीज नहीं लाना है। देशी बीज उपलब्धि कैसे करें हम आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। नंबर 3, अगर देशी बीज उपलब्ध नहीं होंगे तो संकर बीजों का रूपांतरण हम देशी में करेंगे, उसको बदलाएंगे, वालिया को वाल्मीकि बनाएंगे। वालिया को क्या बनाएंगे? वाल्मीकि बनाएंगे। कब करना है? अगर देशी बीज नहीं मिलता है तो, है ना। सब्जी हो या अनाज, कोई भी सब्जी हो या अनाज। कैसे? लिखिए किसी कारणवश सब्जियां अथवा अनाज के देशी बीज उपलब्ध नहीं होते, जिस संकर किस्म की बाजार में
ज़्यादा मांग होती है और ऊंचे दाम मिलते हैं, उन संकर किस्मों को जीरो बजट खेती में बोए और सारे संस्कार करे, सारे संस्कार करे, जो भी बताए, जो अमृत, घन जो अमृत, छिड़काव, जल प्रबंधन, सारे जो कुछ बताए 4 दिन सुना वो सब करे। जब यह फसल फूलों की स्थिति में आएगी तो बाजार में जाइए, शहर में जाइए और शहर में जाकर लाल धागे का एक बंडल खरीदिए। मिलता है ना लाल धागे बंडल। दुकानदार को पैसे मत दे, जीरो बजट है कहिए और लेके आइए, लिखिए और उसके 9-9 इंच के टुकड़े करें। फसल फूलों की स्थिति में आने के बाद सप्ताह में 2 बार जेब में लाल धागे डालकर फसल का निरीक्षण करें, फसल का, पौधों का निरीक्षण करें। जो पौधा सबसे सशक्त बलवान है, प्राकृतिक छाते जैसा आकार है, नेचुरल सिमेट्री, कीट नहीं, बीमारी नहीं, बेदाग है, टहनियों की संख्या ज्यादा है, फलों की, फलियों की संख्या सबसे ज्यादा है, फल बड़े आकार के ऊंचे दर्जे के हैं या फलियां ऊंचे दर्जे की हैं, उस पौधे को एक लाल धागा बांध दे। धान गेहूं के जिस पौधों को सबसे ज्यादा कल्ले है, कल्ले बोलते, क्या बोलते आप? कल्ले, टिलर को कल्ले बोलते ना। सबसे ज्यादा बच्चे हैं, फुटाव है, कल्ले है, टिलर है, हर एक को बाली लगी है। बाली माने बाली, धान की, गेहूं की बाली, दाने वाली, क्या बोलते हैं? मुंजर, बाली बोलते हैं ना। हाँ, बाली लगे, बाली में हर दाना भरा हुआ है, खाली जगह नहीं है। बाली का आकार बड़ा है, पत्ते बेदाग है, कीट नहीं, बीमारी नहीं, मजबूत है, बलवान है, स्टाउट है। उन पौधों को लाल धागा बांध दे। मक्का कोई लेता है? मक्का लेते, देखिए मक्के को, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनके सशक्त बलवान पेड़ को चुनिए जिस पर कोई कीट नहीं है, बीमारी नहीं है। गुट्टे का आकार सबसे ज्यादा बड़ा है, गुट्टे में पूरे दाने भरे हैं, कोई खाली जगह नहीं है, नो वैकेंट स्पेस। ऐसे पौधों को लाल धागा बांध दीजिए। यह प्राकृतिक चुनाव प्रक्रिया फल, फलियां, बाली पक्व होने तक चलने दे, चलने दे, बाली पक्व होने तक, फल पक्व होने तक, है ना, चलने दे। पूरी पक्वता के उपरांत जिन पौधों को लाल धागा बांधा है, उनकी पक्व बालियां, फल अथवा फलियां खुद तोड़े, मजदूरों पर मत सौंपे, वो काम दिखाने के लिए, बाकी भी तोड़ लेगा, कोई भरोसा नहीं। घर के सामने दोपहर को जो हल्की छाया आती है, क्या बोलते हैं उसको आप? घर के सामने छाया आती है ना, घर की, हाँ, परछाई में सुखाइए, धूप में मत सुखाइए,
जूट की बोरियां कड़ी धूप में सुखाइए, नीचे ऊपर बोरी के अंदर राख छिड़क दे और ये सारी बालियां, फल, फलियां अलग अलग बोरी में भरे। दाने मत निकाले जब तक माँ के गोद में बच्चा है, सुखरूप है। बाली है तो अलग बोरी में बाली, फल है तो अलग, है ना, फसल अनुसार, फसल के अनुसार अलग अलग बोरी में भरे। सुतली से बांधे, प्लास्टिक का उपयोग मत करे। सुतली से बांधे, घर के अंदर टांग दे ऊपर। जब तक बाली में बीज है तब तक, गुट्टे में बीज है तब तक सुरक्षित है, उसको कोई कीट नहीं लगेंगे। अगले साल जब आप नई फसल लेंगे, बीज बोने के 15 दिन पहले ये बोरियां नीचे उतार दे, छाया में सुखाइए। धूप में सुखाना है तो ऊपर धोती डालना है। मोगरी से पीटकर बीज अलग निकाले, बीजामृत का संस्कार करके दूसरे साल बोए। इस तरह हर साल 6 साल तक, कितने साल तक? 6 साल तक सर्वोत्तम बलवान बेदाग पौधों का चुनाव करके ये प्रक्रिया चलने दे। कितने साल तक चलने देना है? 6 साल तक। 6 साल के बाद आपके हाथ में एक नई किस्म आ जाएगी, जिसको अपने पत्नी का, आपका, पिता का, माता का नाम दे। अगर नहीं तो सिनेमा नटी का नाम दे। जया, पद्मा, माधुरी दीक्षित नाम दिए हैं अभी दाहन को यूनिवर्सिटी वालों ने। नहीं तो अपना नेता का नाम दे। आप नए किस्म का शोध करता बन गए। अंगूठे बहादुर किसान भी एक काम कर सकता है। अंगूठे बहादुर भी नई किस्में विकसित कर सकता है। इसके लिए एमएससी पीएचडी की आवश्यकता नहीं। दादा राव जी खोबरागढ़े, हमारे विदर्भ का एक अंगूठे बहादुर किसान, 1.5 एकड़ खेती, इस विधि को सुना और इसी पद्धति से एक नई किस्म विकसित की धान की, जिसका नाम है HMT, मध्य भारत में विख्यात है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति भवन में उनका सत्कार किया। अंगूठे बहादुर, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की और वैज्ञानिक बनना है। अंगूठे बहादुर भी बिरल बन सकता है। आप वैज्ञानिकों के सवाई वैज्ञानिक हो। आप सवाई वैज्ञानिक हो सकते हैं, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप कर सकते। जो मेरी 3 दिन की कार्यशाला सुनेगा वो BSc AG हो जाएगा। पांच दिन की कार्यशाला सुनेगा, MSc AG हो जाएगा। और 0 बैठ खेती करेगा, PhD बन जाएगा। कॉलेज में प्रवेश करने की आवश्यकता, 6 साल बर्बाद करने की आवश्यकता, अज्ञान पढ़ने की आवश्यकता। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट 4, मिर्च, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ये चाइनीज कैबेज है, धान, प्याज, गेंदा, पौधशाला। जहां हमें सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला का निर्माण करना है, उस भूमि की जुताई करें। पूर्व फसल के अवशेषों को एक कोने में जमा कर दे।
अंतिम जोताई के पहले 1000 वर्ग फीट जगह पर 10 किलो घन जीवामृत छिड़क दे और मिट्टी में जुताई से मिट्टी में मिला दे। अंतिम जुताई से मिट्टी में मिला दे। बारिश का पानी आने के बाद अथवा सिंचाई का पानी देने के पश्चात अंकुरित होकर बढ़ने वाले खरपतवार को जुताई से मिट्टी में मिला दे। बाद में 4.5 फीट अंतर पर ढलान के विरुद्ध दिशा में नालियां इस तरह निकाले ताकि नाली की ऊपर की चौड़ाई 1.5 फीट आएगी और गद्दी की चौड़ाई 3 फीट आएगी। गद्दी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, बेड कहते हैं, हिंदी में बेड कहते हैं। गद्दी की चौड़ाई 3 फीट आएगी। नाली की गहराई 10 इंच आएगी। बाद में गद्दी पर फवारा से जीवामृत छिड़क दीजिए और उंगलियों से 4 उंगलियां अंतर पर 3 इंच अंतर पर उंगलियों से 3 इंच अंतर पर गद्दी पर रेखाएं निकालिए। फिर उंगलियों से क्या डालना है? कतारें निकालना है बीज डालने के लिए, है ना। 2 कतारों के बीच अंतर कितना है? 3 इंच। लिखिए मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, ब्रोकोली, मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, ब्रोकोली, इनके बीज बहुत ही बारीक होने से बीज डालते समय एक साथ अनेक बीज एक ही जगह गिरते हैं, पौधे अच्छे बढ़ते नहीं। और जब हम खरपतवार उखाड़ना चाहते हैं तो सारे के सारे पौधे उखड़ कर आते हैं, इसके मिर्च के या सब्जियों के। जब हम कोई घास उखाड़ना चाहते हैं तो घास के साथ क्या, जड़ों के साथ क्या होता है? ये सारे सब्जियों के पौधे भी उखाड़ कर आते हैं और उनमें सूरज की रोशनी की प्रतिस्पर्धा भी निर्माण होती है पौधों में। इससे बचने के लिए इन सब्जियों के बीज बीजामृत के संस्कार करें और जितना बीज है उसके 10 गुना घन जीवामृत मिलाइए। उंगलियों से कतारों में बीज पतला पतला बो दे। जो कतारें निकालिए उसमें बीज बो दे। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, अरे ऐसा डाल देना है। ये उंगलियां होती है ना, उंगलियों में लेना है और ऐसा ऐसा डाल देना है। अब ये भी सिखाना पड़ेगा। हाँ, एक साथ गिरते हैं सभी अगर ये नहीं मिलाते तो। जब आप खरपतवार उखाड़ते ना तो सारे के सारा क्लस्टर निकल आता है। हाँ, बाद में लिखिए वही ऊपर की मिट्टी से, जो कतारें निकालने के समय ऊपर मिट्टी निकलती है ना, उसी मिट्टी से उंगलियों से उसको ढक दे बीजों को। कतार निकालते समय जो मिट्टी ऊपर आई है उसी मिट्टी से उंगलियों से बीजों को ढक दे। 3 से लेकर 4 इंच जाड़ा आच्छादन डाल दे। आच्छादन से बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है और पंछी, कीट जैसे बाह्य शत्रु से
उसकी सुरक्षा भी होती है। बाह्य दुश्मनों से, शत्रु बोलते क्या बोलते हैं आप हिंदी में? हाँ, दुश्मन, ठीक है। बाद में फवारा से आच्छादन पर इतना पानी छिड़के कि पानी आच्छादन में से घुसकर बीजों के नीचे नमी चली जाए ताकि बीज अंकुरित हो। अगर दिन का तापमान 36 अंश 27 के ऊपर है, सुबह शाम पानी दे फवारे से। अगर कम है तो शाम को दे। अगर 40 अंश 27 के ऊपर तापमान है तो छाया का प्रबंध करे लू से बचने के लिए। जैसे बीज अंकुरित होने लगेंगे आच्छादन को हटा दे। प्याज, गेंदा, धान के पौधे पौधशाला में उगाने हैं तो बीज में घनजीवामृत मिलाने की आवश्यकता नहीं। बीजामृत का संस्कार करे और कतारों में बो दे, ढक दे। लिखे, पौधों पर जीवामृत का छिड़काव। बीज अंकुरित होने शुरू होने के उपरांत 7 दिन के बाद पहला छिड़काव। 10 लीटर पानी, 200 मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। पहले छिड़काव के 7 दिन के बाद दूसरा छिड़काव। 10 लीटर पानी, 500 मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। अंतिम छिड़काव पौधे उखाड़ने के अथवा रोपाई के 5 से लेकर 7 दिन पहले। 10 लीटर पानी, 200 मिली कपड़े से छाना हुआ मट्ठा, खट्टा मट्ठा, खट्टी लस्सी, खट्टा 2-3 दिन का। जब आप रोपाई करेंगे ना तो उसके 5 दिन 7 दिन पहले जो शॉक ट्रीटमेंट होती है उसको, वो शॉक न्यूट्रलाइज करने के लिए। माँ से बछड़ा आप छिल रहे ना तो शॉक लगता है पौधों को, वो शॉक हमें निष्क्रिय बनाना है, इसके लिए वो मट्ठे का छिड़काव। देखिए, इस तरह इस पौधशाला में समान ऊंचाई के हरे भरे मजबूत बेदाग बलवान पौधे तैयार होते हैं। रोपाई के पहले इनकी जड़ें बीजामृत में डुबोए और रोपाई करें। क्या ये अनुपात दिया है? 2 तय कर सकते तो उसके अनुपात में ज्यादा ले, ये आपको तय करना है ना। आपका जितना नर्सरी है उसके अनुपात में, जो अनुपात दिया है उसके अनुपात में आप तैयार करें, ठीक है। अब लिखे नेक्स्ट, सब्जी छोड़कर अन्य फसलों में फसल फूलों की स्थिति में होती है उस समय प्रति एकड़ 100 किलो घनजीवामृत 2 कतारों के बीच में डाल दे। निराई गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण करें। खड़ी फसल पर जीवामृत का छिड़काव। पहला छिड़काव बीज बुआई अथवा रोपाई के 1 महीने के बाद। प्रति एकड़ 100 लीटर पानी, 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। लिखिए, छिड़काव करते समय जीवामृत फसल पर भी पड़ने दे, साथ में कहाँ पड़ने दे? भूमि पर भी पड़ने दे हर बार। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद। प्रति एकड़ 150 लीटर नीरू 10 लीटर जीवामृतम। आप तो घूमते रहते हो हिंदुस्तान में, बताइए ये कौन सी भाषा है?
कन्नड़ है। कौन सी है? कन्नड़। कन्नड़ में पानी को नीरू कहते हैं, तेलुगु में नीर कहते हैं, बंगाल में जौल कहते हैं, और तमिल में तन्नी कहते हैं, मराठी में पानी कहते हैं, बंगाल में जौल कहते हैं, जौल। हाँ, 150 लीटर पानी 10 लीटर कपड़े छाना जीवामृत। तीसरा छिड़काव 21 दिन के बाद, दूसरे छिड़काव के। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। अंतिम छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते हैं उस समय, अथवा फल फलियां बाल्य अवस्था में होती हैं उस समय, अथवा फूलों की खेती है तो फूल कली अवस्था में होती है इस समय, और हरी सब्जियां काटने के 5 दिन पहले। प्रति एकड़ 200 लीटर सप्तधान्यांकुर अर्क पानी न ही मिलाना है, एज इट इज, जैसे भी है छिड़कना है। सप्तधान्यांकुर अर्क अथवा अगर उपलब्ध नहीं है तो अथवा 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी, खट्टा मट्ठा। लिखिए, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार सिंचाई के पानी के साथ दे देना है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। कब करें मैंने बता दिया है, मात्रा भी बता दी है। लिखिए, फसल शुद्धिकरण, जो किस्म हमने बोई है उसके सभी पौधे समान ऊंचाई के व समान गुणधर्म के होते हैं, लेकिन दैनंदिन फसल निरीक्षण के दरमियान, फसल के निरीक्षण के दरमियान हमें दिखाई देता है कुछ पौधे सामान्य पौधों से ऊंचे हैं या कुछ पौधे सामान्य पौधों से छोटे हैं। चीनी, ये छोटे बड़े पौधे माने मुख्य किस्म में अन्य किस्मों की मिलावट है, इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि मिलावट से बचे। अगर इसको रोकते नहीं तो हर साल मिलावट बढ़ती जाती है, और मिलावट प्रतिबंधक कानून के अनुसार 2 साल की सजा तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी होता है। कानून है, हंसिए मत, कानून है, संविधान में कानून है। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन देता नहीं है, ये अलग बात है। 2 साल की कैद, सख्त कैद, और 10,000 का जुर्माना। ठीक है ना? क्या करना है? इनको कर देना है। हाँ, नेक्स्ट, जब आमने सामने के 2 पौधों के डालियों के अग्र आपस में हस्तांदोलन करेंगे, तुरंत काटना है और मुख्य अग्र भी काट देना है। ठीक है? अब लिखिए, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, बरबटी, हाँ, लोबिया, मटर, मसूर, इनके बीज अंकुरित होने के बाद 2 पौधों में जहां खाली जगह होगी वहां 9 फीट बाय 9 फीट पर
वर्षा काल में 2-2 बीज सूरजमुखी के, शीतकाल में 2-2 बीज सरसों के नहीं तो राई के, सौंफ भी चलेगा, हाँ अलसी में भी लगा सकते, अलसी में लगा सकते। अथवा ग्रीष्म काल में 2-2 बीज सूरजमुखी के कितने बाय कितने पर लगाना है, 9 बाय 9 फुट पर लगा देना है। क्या? और सूरजमुखी आप जनवरी में भी लगा सकते हैं, सूरजमुखी 12 ही महीने लगा सकते हैं आप। इन फसलों को कड़ी धूप नहीं चाहिए, धूप छांव चाहिए, धूप छांव चाहिए। 6000 से लेकर 8000 फुट कैंडल तीव्रता चाहिए, धूप छांव चाहिए। ये धूप छांव कौन देगा? ये सरसों अथवा सूरजमुखी देंगे। साथ में फसल को लू से भी बचाएगी, शीतलहर से भी बचाएगी, क्या बोलते हैं पाले से ना, पाला, हाँ पाले से भी बचाएगी। क्योंकि जब लू चलती है या शीतलहर चलती है तो सूरजमुखी अथवा सरसों के पौधे उसको रोकते हैं, जिससे तापमान 5 से लेकर 6 डिग्री घटता है, कम होता है। क्योंकि वो इर्द गिर्द घूमने लगती है, हवा पौधों के इर्द गिर्द घूमने लगती है, भंवरे बनते हैं, जिसके तापमान 5 से लेकर 6 डिग्री अंश घटता है और फसल बच जाती है, पाले से बच जाती है, लू से बच जाती है। चमत्कार देखोगे आप, पड़ोस की फसल पाले से चली गई, हमारी फसल सुरक्षित है, वो लू से चली गई, हमारी फसल सुरक्षित है। आप बताएंगे, जाखड़ जी भी बताएंगे कल। और ठंड में टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ उल्टा होगा। शीतकाल में टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, लू में घटेगा। तो सारा नियोजन आप चिंता न करें, आप करें, लिखिए। 90% पंछी मांसाहारी होते हैं, वो सरसों के ऊपर अथवा सूरजमुखी के ऊपर आकर बैठते हैं, एक इल्ली को खाते हैं, हाँ सुंडी को खाते हैं, सारे पंछियों को बताते हैं कि रासायनिक किसान है, खतरनाक है, वहां मत जाइए। अगर 0 बजट की है तो पूरी फौज लेकर आते हैं और पूरी सुंडिया खा डालते। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक कीट नियंत्रण। इन सब फसलों से मुख्य फसल की जो ये कुल संख्या है उसमें घट नहीं होती, यानी उत्पादन में घट नहीं होती, उल्टा उत्पादन बढ़ता है। और बोनस के रूप में क्या मिलता है? सरसों मिलती है अथवा सूरजमुखी मिलती है। बोनस के रूप में सरसों अथवा सूरजमुखी मिलती है, खाने का तेल मिलता है। समझ में आ गया ना? अब लिखिए सहफसलें मक्का, प्रति एकड़ 8 किलो मक्का के बीज रबी में लेते हैं तो 4 किलो चना के बीज और 1 किलो धनिया के बीज अगर शीतलहर में है तो। वर्षा ऋतु में 8 किलो मक्का प्रति एकड़, 6 किलो लोबिया, 1 किलो धनिया, 2 किलो मूंग बीजामृत का संस्कार करके मिलाकर बो देना है। लोबिया और मूंग मक्के को क्या देता है? नाइट्रोजन देता है, पत्ते झड़ने से आच्छादन देता है, केंचों को काम में लगाता है,
और पत्तों के विघटन के बाद पोषण तत्व मक्के को उपलब्ध कराता है। मक्का और लोबिया के जड़ों के पास कौन कौन इकट्ठा होते हैं? कौन से जीवाणु? सहजीवी और असहजीवी नत्राणु इकट्ठा होते हैं, हवा से नत्र लेते हैं, उपलब्ध कराते हैं। धनिया की जड़ें भूमि में एक स्राव स्रावित करते हैं, एक द्रव पदार्थ रिसाव करते हैं जिसमें ऐसे संयुग होते हैं जिसका लाभ मक्का को मिलता है और रोटी में स्वाद आता है। मक्का अपने मूंग की हमें उपज मिलती है, मूंग के बाद लोबिया की उपज मिलती है। लोबिया की दाल और मक्के की रोटी गाय बैलों को मक्का और लोबिया का चारा, उनको भी दाल रोटी। इस सहजन से मक्के के गुट्टे बहुत बड़े आकार के रहते हैं, पूरे दाने भरे हुए, इतने दाने भरते हैं कि छिलका कम पड़ता है, वो छिलके से बाहर निकलते हैं। अब लिखिए गेहूं, गेहूं का सहजीवन। बाद में समाप्ति के बाद आप बाद में भी निकाल सकते हैं। गेहूं की सब फसलें हैं। देखिए ये क्या है? नाली है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 1.5 फीट है। ये क्या है? बेड नहीं है, गद्दी है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 1.5 फीट है। ये गद्दी के दोनों किनारे क्या है? गेहूं है। बीच में क्या है? चना नहीं तो मसूर है। और नाली के दोनों किनारे क्या है? प्याज है, लहसुन है, गाजर है, मूली है, बीटरूट है, सलगम है, पालक है, मेथी है, धनिया है, ये है और वो है। ठीक है, लिखिए लिखिए अंतिम जोताई के बाद और खरपतवार को मिट्टी में मिलाने के बाद ढलान के विरुद्ध दिशा में 3 फीट पर नालियां इस तरह निकाले ताकि नाली की ऊपर की चौड़ाई 1.5 फीट आएगी और गहराई 10 इंच आएगी। वो जुताई 0 बजे खेती में बोल रहा हूँ। पहले साल तो करना ही पड़ेगा आपको, पहले साल तो करना ही पड़ेगा गहरी जुताई। हाँ हाँ, नहीं, ये कब होता है? मैंने 0 बजे खेती की बात कही है, जब भूमि नरम होती है। पहले साल जब रासायनिक खेती से दो रहा है तो आपको गहरी जुताई करना ही पड़ेगा। कठिन जमीन है ना, कैसे फूटेगी? ठीक है ना? हो तो उसके पीछे वो रस्सी होती है, नहीं तो वो बेड और जो नाली निकालने की एक औजार होता है, आपको मालूम है। इससे बहुत बेड बनता है और नाली बनती है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपको मालूम है। हाँ ठीक है। यानी शादी होने के पहले बच्चा किस स्कूल में डालना है, झगड़ा हो रहा है। बहुत चिंता करते हैं हम लोग, बहुत चिंता। कैंसर से मरते हैं, डायबिटीज होता है, तान तनाव। हाँ देखिए, बंसी गेहूं के ही बीज बोए। मैंने ये पेन खरीदा, कीमत किसने रखी? कंपनी ने रखी। आप ब्रश खरीदते हो, पेस्ट खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, कीमत कौन रखती है? कंपनी। आप चुपचाप देते हो, भाव दाम करते हो,
पान खाते हो 10 रुपए का थूक देते हो, कीमत नहीं होती। 5 लाख की कार खरीदते हो, कीमत नहीं करते। जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको 10 रुपए मिल रहे तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। कीमत, वस्तु की कीमत रखना हर कारखानदार का संवैधानिक अधिकार है। अगर उसको अधिकार तो किसान को क्यों नहीं? किसान को भी अपने उपज का मूल्य रखने का अधिकार है। सरकार को किसने दिया? बाजार को किसने दिया? हमारे किसान खुद मूल्य रखते हैं, लेना है तो ले, नहीं तो कैंसर से मर। वो 40 रुपए भी देंगे, 1 रुपए में भी देंगे आपको, उनकी इच्छा है। लेकिन ये आवाज वहां नहीं पूछते, वहां क्यों आंदोलन नहीं करते? दुकान में जाकर, कंपनियों के सामने। हाँ, ये ऐसे लोग किसान की बर्बादी चाहते। लिखिए, अब गेहूं के बंसी आपके पास आ गए ना। दूसरी बात, 1 मिनट, अगले साल कृपा करके चुप रहे। अगले साल आपके तालुका में, आपके किसानों के गुट में बीज किसी को बेचना नहीं है। 1 किलो देना है, 2 किलो वापस लेना है। अगले साल क्या करना है? तो बीज बढ़ेगा और अन्य लोगों को भी उपलब्ध होंगे। वस्तु विनिमय हम इसमें करना चाहते, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। पंजाब में पिंगलवाड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास, राजबीर के पास बीज है। पंजाब के लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो 2 दिन हमारे बीच में है। ठीक है, अब लिखिए गेहूं, आप दीजिए। हाँ, ये तो हमारा करेक्टर है। थैंक यू। देखिए, गद्दी के दोनों किनारे गेहूं के बीजामृत का संस्कार करके 9-9 इंच पर लगा दे। जब गेहूं अंकुरित होकर ऊपर आएगा, उस समय गद्दी के मध्य में गेहूं के 2 कतारों के बीच चना के 2-2 बीज बीजामृत का संस्कार करके 1 से लेकर 1.5 फीट अंतर पर डाल दे। गेहूं के बोए के दरमियान नाली के ऊपर के किनारे पर ऋतु अनुसार प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बीटरूट, सलगम, पालक, मेथी, धनिया, इनमें से एक कतार में बोए। बीजामृत का संस्कार करने के उपरांत चना अंकुरित होकर ऊपर आने के उपरांत चने के 2 पौधों के बीच में जहां खाली जगह होगी वहां 9 बाय 9 फीट पर सरसों के अथवा राई के 2 दाने बीजामृत का संस्कार करके डाल दे। गेहूं पर आने वाले रस चूसने वाले कीट सरसों माने मां अपने तरफ खींच लेती हैं। गेहूं के पौधे सुरक्षित होते हैं। बाद में तुरंत इन कीटों को खाने वाले हमारे मित्र कीट जैसे क्राइसोपा, कार्निया, लेडी,
बीटल बग, मैक्सिकन, इंडियन और अफ्रीकन में भी तीनों प्रकार के हमारे यहाँ हैं। क्रोनोग्राथा, एफिडी होरा, माइक्रोन्यूमस स्पेसीज, क्रिप्टोलिनस मॉन्ट्रीजेरी जैसे मिलीबग को खाने वाले, क्रिप्टोलिनस मॉन्ट्रीजेरी, ये मिलीबग का बहुत खतरनाक दुश्मन है क्रिप्टोलिनस। स्किमनस कॉक्सीहोरा जैसे 250 प्रकार के मित्र कीट इनका नियंत्रण करते हैं। चने के फूलों पर, धनिया के फूलों पर, सरसों के फूलों पर, गाजर के फूलों पर बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं और गेहूं के फूलों में और सभी फसलों के फूलों में पराग सिंचन करती है। चने के पत्तों पर रात को आम इकट्ठी होती हैं। क्या बोलते हैं आम उसको? खारी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको आप? खार। खार। चने के पत्तों पर रात को खार निर्माण होती है और ओस बोलते क्या? आर्द्रता। हाँ, ओस के जल बिंदु में घुल जाती है और गिरकर भूमि में रिसती है। तब भूमि की जीवाणु तेज गति से बढ़ते हैं, जड़ों का विकास भी तेज गति से होता है। चना एवं मसूर दोनों तरफ के गेहूं के पौधों को हवा से लेकर नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। सरसों के पौधे गेहूं के फसल को और सब्जियों को और खुद को भी, चना को भी लू से अथवा पाले से बचाते हैं। और पंछी सरसों पर बैठकर नीचे की इल्लियों को खाते हैं। नाली के 1.5 फीट खाली जगह होने से बंसी गेहूं के जड़ों में से बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ले बाहर निकलते हैं, बढ़ने लगते हैं। कल्ले क्या बोलते हैं आप? कल्ले। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बहुत बड़ा परिवार बनता है। जोताई के पहले मिट्टी में घन जीवामृत मिलाने से नाली में दिया हुआ पानी चने के जड़ों तक किस विधि से चढ़ता है? केशाकर्षण से चढ़ता है। चना फूलों पर आने के बाद या मसूर फूलों पर आने के बाद चने के पत्ते निरंतर गिरते जाते हैं और भूमि पर आच्छादन बनाते हैं, जिससे भूमि की नमी बचकर रहती है। साथ में रात को हवा से नमी खींचती है और देशी केंचुओं को काम में लगाती है। नाली में दिया हुआ पानी और जीवामृत एक साथ सबको मिलता है ना, एक साथ सभी फसलों को अपने आप मिल जाता है। यह गेहूं गिरता नहीं, बालियां बड़ी आती हैं, दाने सब भर जाते हैं और दाने का भार भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पद्धति से गेहूं के हर पत्ते पर क्या पड़ती है? सूरज की रोशनी पड़ती है। जितने कारखाने चालू उतना उत्पादन ज़्यादा। महाराष्ट्र में कई किसानों ने इस विधि से प्रति एकड़ 14 से लेकर 18 क्विंटल बंसी गेहूं लिया है
6 क्विंटल चना लिया है और नाली की सब फसलों से भी उत्पादन लिया है। इन सब फसलों से 21 दिन के बाद एटीएम मशीन चालू होती है लगातार, यानी लगातार उपज चालू होते, पैसा मिलना चालू होता है, यानी उत्पादन कम नहीं होता है ना। ठीक है, अब हो गया लास्ट पॉइंट। जीरो बजट खेती करने वाले किसानों का गुट बनाइए, अपना ब्रांड रजिस्टर करिए। अपना ब्रांड माने मानक चिन्ह, और सीधा उपभोक्ता के द्वार पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में, शहरों के, हमने तय की हुई कीमत पर बेचने की व्यवस्था करें और उनको कहे कि खाना है तो खा, नहीं तो कैंसर से मर, वो जरूर खाएगा। ठीक है ना। गेहूं के बारे में कल जो मैं बोल रहा था, जब कल मॉडल दिया वो बीज डालने के लिए हाथ से, बीज बोई नहीं है, बीज डालने के लिए। बीज हाथ से डालने से बहुत कम लगते हैं बीज, और जो बेड है वहाँ वापसा निरंतर रहता है, तो जो कल्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, अच्छे बढ़ते हैं। दूसरी पद्धत भी है, बोआई पद्धत, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी लिख लीजिए। बीज बोआई पद्धत, गेहूं की बीज बोआई पद्धत। लिखे, बीज बोआई पद्धत में 1 फीट अंतर पर 2 कतारें गेहूं की, बाद में 1 कतार चना अथवा मसूर अथवा मटर, बाद में और 2 कतारें गेहूं की, 1 चना, 2 गेहूं 1 चना, 2 गेहूं 1 चना, इस तरह का अनुक्रम चलता रहेगा। ये बेड का कल बताया दिया, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये बीज बोई पद्धति है, सीधा कोई ट्रैक्टर से होता है। तो 2 कौन से आ गए? गेहूं आ गए, और बाद में चना मसूर, बाद में 2 गेहूं चना, 2 के बीच में अंतर कितना? 1 फीट आएगा, है ना। हाँ? ये एक, हाँ ये सॉरी 1 फीट आएगा, सॉरी 1 फीट आएगा, 1.5 फीट नहीं है। और 2 जोड़ कना, गेहूं के जो जोड़ कतार है, 2 जोड़ कतार के बीच में 2 फीट आएगा, जिसके बीच में चना आएगा। हाँ, फुट की, सभी फुट के, हर 2 कतारों के बीच में 1 फुट अंतर आएगा, हर 2 के बीच में 1 फीट अंतर आएगा। ठीक है। और बाद में चना निकलने के बाद जहाँ खाली जगह है 9 बाय 9 फीट पर क्या लगाना है? सरसों लगाना है, बस वही। अंकुर निकलने के बाद सरसों लगाना है, यानी मालूम पड़ता है कहाँ गैप है। ये भी तरह का बहुत बढ़िया सिद्ध हुआ लगातार 3 साल से। जहाँ स्प्रिंकलर है, तुषार जो स्प्रिंकलर बोलते हैं ना, हाँ फवारा पद्धति, इससे बहुत अच्छी होती है। अगर पानी देना चाहते तो हल्का पानी चाहिए, आप 0 बजट में केवल 10% पानी चाहिए, आप 200% देते हो,
और भूमि काली है, पानी पकड़ती है। उत्तरी भारत में ये दिक्कत आ रही है हमें। बिल्कुल नाली छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल नाली छोटी। आप नाला निकालते, नाली निकालती ही नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी चाहिए। अब दौड़ता हुआ पानी चाहिए, पानी चाहिए नहीं। आप समझेंगे नहीं, 2-2 महीने पानी नहीं देंगे इस विधि से तो कोई फसल आपकी ये नहीं होगी, मुरझाएगी नहीं। पानी बहुत कम चाहिए। 3 पानी में गेहूं आएगा, बिल्कुल हल्के पानी में। और ज्यादा ये क्या होता है कि पानी ज्यादा देने से उल्टा नुकसान होता है। वो तो 9 इंच 6 इंच पर लग सकते हैं आप। प्लांटो 6 से लेकर 9 इंच, क्योंकि ज्यादा कल्ले बढ़ाती है वो। ये बंसी गेहूं क्या करता है, बहुत कल्ले निकालता है। चने के बाद पानी जाएगा नहीं, नमी जाएगी केवल। 1 फीट में छोटी नाली निकालना है पानी देने के लिए, बिल्कुल छोटी। मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर भारत में कितना पानी देते हैं। इतना पौधा होता है, अभी बीज बोया, कितना पौधा है, इतने पौधों को कितना पानी चाहिए, और पूरा भर देते कुंभ स्नान। क्या बात है ये। इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप बदलाव कर सकते हैं, या आपकी जो विधि है पारंपरिक उससे भी आप गेहूं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल 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 हो सकता है। चना और गेहूं के बीच में मल्चिंग डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया काम होगा। अगर आपके पास आच्छादन मटेरियल होगा तो जरूर डाल सकते हैं। बिल्कुल पुआल है, अगर सोयाबीन है आपके पास, भूसा है उसका, वो भी डाल सकते हैं। और उल्टा आप थोड़ा 3-4 लाइन में आप आच्छादन डालिए, बाकी मत डालिए, आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा, बहुत फर्क मालूम पड़ेगा उसके। ठीक है, सुनने में बहुत अजीब लगता है कि कैसे होगा, कम पानी में कैसा आएगा, लेकिन जब करोगे मालूम पड़ेगा।